एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई और हम कंटिन्यू करेंगे अपने शो को यहाँ से आगे। Alright guys, once again welcome। बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए, ट्यून करने के लिए बज़ एफएम को लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। और बज़ एफएम के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं मुज़म्मिल और प्रोग्राम का नाम है द मीम शो। और आज हमारे मीम शो में गेस्ट हैं जनाब मियां इमरान साहब, ब्लॉगर हैं जिनका एक ब्लॉग जो है उसने गवर्नमेंट को भी जो है सोचने पर मजबूर कर दिया। और ना सिर्फ ये बल्कि ये वो वाहिद ब्लॉगर हैं पाकिस्तान के जिनका ब्लॉग जो है वो कानून साजी के लिए अप्रूव हुआ है और इस पर कानून साजी की जा रही है। एंड दैट इज़ अबाउट किस तरह से आवाम तक जो है वो सस्ता हज पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका एक दफ़ा फिर हम अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। इमरान भाई कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपसे यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि मिनिमम क्या अमाउंट जो है अभी जब ये अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह पाकिस्तान में अप्लाई हो जाएगा ये, तो मिनिमम क्या अमाउंट होगी, कहाँ से शुरू करना होगा, फिर कितनी अमाउंट जब इकट्ठी हो जाएगी अकाउंट में तो फिर जो है वो एक बंदा एलिजिबल हो जाएगा जा सकता। अच्छा मुझे ऐसा है कि इसमें जो हमने सजेस्ट किया है वो इसमें 1 लाख रुपया मिनिमम सजेस्ट किया है। ठीक है कि आप कि आप इब्तदाई तौर पर 1 लाख रुपया जमा करवाएं अकाउंट ओपन करने के लिए, और उसके साथ 4 से 5 साल के अंदर आप इन पैसों के ज़रिए हज कर सकेंगे। आपने सिर्फ 1 लाख जमा करवाना है, बाकी पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करके आपको कमा के देना है। ठीक है, ये बेसिकली मेरी जो प्रपोजल है उसमें 1 लाख रुपये की अमाउंट है। अच्छा, उसमें दूसरी एक जो चीज़ है कि ये है कि इसको गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कहाँ करना है। सही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये हलाल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये सवाल है कि यार हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हलाल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें प्रॉपर एक लिस्ट बनेगी कि जब इसको आपसे फंड दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपके जो पैसे हैं ये इन फंड्स में इन्वेस्ट होंगे। मिसाल के तौर पर ये हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये हम कॉटन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मलेशियन गवर्नमेंट करती है कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो हलाल प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर वो कंस्ट्रक्शन के कामों में, एग्रीकल्चर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में जो हलाल है, हलाल तरीके से जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसमें वो इन्वेस्ट करके लोगों के लिए रिटर्न जनरेट करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये बेसिकली लोगों को, आम आदमी को बताया जाएगा पहले, जैसे बैंक्स में बताया जाता है कि जनाब अगर आप करने लगे तो ये चीज़ें हैं, आप पढ़े ना पढ़े वो आपकी स्वाबदीद है, लेकिन एक दफ़ा आपको बताया जरूर जाएगा कि यहाँ यहाँ आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो आम आदमी ये सोचता है कि हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के ऊपर एक ट्रस्ट जो है वो करना पड़ेगा। ट्रस्ट ये बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी मिसाल के तौर पर वैसे भी किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं, किसी को पैसे देते हैं हमारा पैसा लगाए, तो उसका जो स्वाबदीद है वो पैसा लगाने वाले के ऊपर है कि वो आपका पैसा कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। उसमें एक मीटिंग, लेकिन स्टेट के ऊपर मॉनिटरिंग का एक लेवल है, लेकिन आप उसको इन डेप्थ जाके एक चीज़ को चेक नहीं कर सकते। तो रियासत के ऊपर हमें एक इत्तेमाद करना पड़ेगा कि जो रियासत कह रही है, वो जो हुक्मरान हमारा कह रहा है वो सही कह रहा है और वो हमारे पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ जो आपको पता है कि हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाती है। हमारे यहाँ पॉलिटिसाइज हो जाती है, हम अच्छे से अच्छा काम भी हो ना तो उसके अंदर से मेखने निकालना शुरू कर देते हैं। ये हमारा, तो मैं आम आदमी को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को, अपने मामलात को सामने रखें, उसके सामने रखते हुए फैसला करें कि जो आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो कहीं आप मिसगाइड हो तो नहीं रहे। इसमें देखें, सबसे बड़ी जो इसमें जिम्मेदारी आती है गवर्नमेंट से पहले सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है वो हमारी उलमाए दीन की। देखिए, अगर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जब ये जो प्रोजेक्ट है डिस्कस हुआ तो आपको पता वहाँ पर तमाम मकतबा फ़िक्र के जो उलमा हैं उनकी जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है वो मौजूद है। ठीक है, जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं उठाया तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को वो सही समझते हैं, वो इस निज़ाम को सही और दुरुस्त समझते हैं। अब एक और मुस्लिम मुल्क में अगर ये एप्लीकेबल है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी उलमाए दीन ने
इसको सारे हर लिहाज से देखा देखा होगा, होगा। मेरी उसकी और इजाज़त जब देखिए मैं समझता हूँ कि जब आप के उलमाए दीन इसको अप्रूव कर रहे हैं एंड द रिटन अप्रूवल लेटर इज विद मी, वो मुझे कोरियर किया गया जिसमें सबके कमेंट्स मौजूद हैं, तो जब उन्होंने इसको अप्रूव किया तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने फिक्रे के लोगों को जाके ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ठीक है, सही आप इस पर जो पैसा लगाएंगे वो हराम नहीं होगा, सही है, आप इसमें जो पैसा लगाएंगे उस पे आपको हलाल जो है रिटर्न्स मिलेंगे, इसमें हराम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सही अगर वो जाके जब लोगों से कहेंगे तो फिर तो कोई माई का दाल नहीं रोक सकता पैसे आने से। जी। एक सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की हमारे पास ब्रेक है, उसके जी। बाद फिर लौट कर आएंगे स्टेडियम फॉर मोर गाइस। सुनते रहिए, अभी बहुत सारे और सवाल करना बाकी है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप भी हमें अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। बज़ FM PK के नाम से हमारा पेज है, BUZZFM PK। आप लोग वहाँ पर जाकर अपना फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं। लाहौर लाहौर है और यहाँ PDCL 4G जैसा न कोई और है। सिर्फ 1499 रुपए माहाना में 4G अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज हासिल करें, यानी अनलिमिटेड डाउनलोड, अनलिमिटेड HD स्ट्रीमिंग और अनलिमिटेड मजा। तो अभी कैश ऑन डिलीवरी के जरिए नई 4G डिवाइस हासिल करने के लिए बाजार तो आना वो लगाएं या मुझे करीबी पता था बच्चे PDCL शौक था। सर्विस सेंटर या लेकिन ये franchise ऐसी बात है कि लिमिटेड टाइम वो तो चले हैं यहाँ बच्चे भी हैं, के लिए भी है। आप मेरे ख्याल की कोई खाना होगा जहाँ पे पता नहीं होगा, तो मुझे एक ही बात कहता रहूँ हमेशा से, क्योंकि देखिए हमें एक शुरू में जब आप थोड़ा सा निकोर नहीं होते तो आप थोड़ा सा घबराते हैं चीज़ों को कहते हुए, लेकिन एक लेवल पे आकर आप कहते हैं यार कब तक यार लेते मैं तो सामने से बैठ के कहते हैं ये ऐसे नहीं हो रहा, पता चल गया था कि यार ये ना ये अब किसी और बात में बात करता है, तो मुझे वो मेरी बात ना बुरा नहीं मानती, मुझे उस पर सबके सामने कहते हैं इसने तो बात माननी नहीं है, इसमें तो बात माननी नहीं है, इसमें तो कहते हैं अपनी मर्जी, लिहाजा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझसे पूरी मीटिंग में जब पूछते थे ना कि आपकी राय, मैं कहता था जी नो नो मैं सबसे ज़्यादा मौजूद क्यों, मुझे पता था पहले तो आप अगर चीज़ों को किसी ऐसे शख्स को कम्युनिकेट करें जो चीज़ों को समझना चाहते हैं। देखिए मैं अक्सर बल्कि ऑफिस का जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को ठीक कर सकते हैं, उन्हें पैसा इकट्ठा करके दे सकते हैं, तो वाई नॉट उनको पैसा इकट्ठा करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है चीज़ों को सही तरीके में लेके चलें। क्योंकि अब आवाम का वो लेवल नहीं है कि आवाम को समझ नहीं आ रही। सर आवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो एक वक्त था ये चीज़ है, वाकई जिस वक्त में उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया ना, उस वक्त में और आज में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। आप आम आदमी को इतनी सारी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आम आदमी जो कैमरा पकड़ता है और आपको नंगा कर देता है। नंगा कर देता है, नंगा करना तो अब एक और चीज़ जो है ना, एक तो वो होता है ना कि बाकायदा सामने कैमरा, आपको नहीं पता किसके बटन में कैमरा लगा है, आपको नहीं पता किसके पेन में कैमरा लगा है। इतना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी कि आपको कभी भी कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि ये लेवल हो कि आप कहाँ पे हिडन कैमराज लगे। सो वो आपको इतना, और फिर दूसरे ये बाकायदा इन्होंने अब जो प्रोग्राम्स वगैरह आपने जैसे वो इकरार कर रहा है, ठीक है, कैसे भाई कैसे खान आपने देखा होगा, कैसे खान इज वन ऑफ टीम मेंबर है एज वेल, हमने साथ ही रिव्यू शुरू किया था अजय भाई। तो ये जो चीज़ इन्होंने और ज़्यादा इसको जो है ना आवाम के लिए जो है दरवाजे खोल दिए, ठीक है। हम ऑनलाइन चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हद से करना नहीं, हद में टॉपिक से करना ना। हाँ वो ये वंस अगेन वेलकम, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, ट्यून करने के लिए। बज़ FM को लाइव फ्रॉम हॉट स्टूडियोज, मुज़म्मिल आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है द मीम शो और हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अच्छा, हज के टॉपिक से ही हम कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन मैं जो है आपने अभी हम जब ऑनर आने लगे तो अब हमने कहा कि हम चलते हैं ऑनर, तो इमरान भाई ने पूछा कि हज के टॉपिक से ही तो मुझे याद आ गया कि हमने तो बहुत सारी बातें आपसे जो है वो पूछनी है, ठीक है, और आपकी मौजूदगी का हमें भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आपसे बहुत सारी चीज़ों में और भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी जो है आप इसी को जो है वो समराइज़ करें ताकि थोड़ा सा और जो है
लोगों को समझ आते ताकि फिर हम दूसरे मैं बेसिकली ना इसमें लोगों को ये बताना चाहूँगा कि लोग बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएगा, जी ये होगा। एग्जैक्टली बेसिकली आम आदमी को क्वेश्चन अच्छा जी, बल्कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, मुझे ईमेल्स किए हैं और मुझे मैसेजेस किए हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि आप हमें ये काइंडली बताएं कि कब आ रहा है, क्या ये वाली हज पॉलिसी जो है जी वो उसके मुताबिक होगी। बल्कि एक शख्स तो मेरे पास आ गया, उन्होंने मुझे कहा कि ये सब वो मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो मैं बताएं मैं कब जमा करवा देंगे। सही तो मैंने उससे कहा कि भाई अभी इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा सा आप इसको वेट करें। मुझे कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर मौसूल हुआ है जी इसके हवाले से, और वो मैं चीज़ें अभी तो सामने नहीं आएंगी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये वाली हज पॉलिसी जब आएगी, इंशाल्लाह अल्लाह करे कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आए हज के मामले में, तो ये वाली हज पॉलिसी के अंदर इसके कुछ एलिमेंट शामिल होंगे। जो नेक्स्ट हज पॉलिसी आएगी वो इंशाल्लाह 100% इसके ऊपर बेस कर रही होगी, और उसमें आम आदमी जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकेगा, और वो आम आदमी जो है उसको पैसे बेसिकली अगर आप जोड़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग, तो आप 1 लाख रुपया जोड़ के रख लें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वाली हज पॉलिसी में, जो नेक्स्ट हज पॉलिसी में इंशाल्लाह आम आदमी को इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। इसमें एक सवाल मैं करना चाहूँगा, उसको भी आप काइंडली गाइड कर दीजिएगा कि एक तो ये चीज़ है जो ऑफ कोर्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ना, लेट्स सपोज कि इस साल मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और इस साल मेरा नाम आ जाता है, और ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, वो एक बुलावे का फैक्टर भी हमारा एक ईमान है कि जब तक बुलावा नहीं होगा, जब बुलावा होगा तो खुद ही वसीले भी बन जाएंगे और सारी चीज़ें खुद ही राय हमारी। तो ड्यू टू सम रीज़न अगर वो शख्स जो है वो नहीं जा सकता, तो क्या वो अपनी जगह किसी और को रिकमेंड कर सकता है या वो गवर्नमेंट ही करेगी? और अगर वो अपनी जगह स्पेस जो है वो फ्री कर रहा है, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर जो है वो जा सकेगा या फिर उसको वेट करना पड़ेगा कि कब उसका नाम आता है? ये भी थोड़ा देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं ये आम आदमी को ये बताता चलूँ कि ये सरकारी हज के ऊपर ये पॉलिसी बनेगी, प्राइवेट हज के ऊपर ये पॉलिसी नहीं बनेगी। ठीक है, हम इब्तदाई तौर पर सरकारी हज पे करेंगे। सही अब आपने अप्लाई किया और मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से आप बीमार हो गए या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आप नहीं जा सके, तो आपका जो पैसा है वो तो मौजूद है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अगले साल हज परफॉर्म करूँगा, जी। तो आपको अगले साल हज के लिए भेज दिया जाएगा, सही है, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे कि आपका जो अकाउंट है उसे क्लोज कर दिया जाए और उन पैसों को रख लिया जाए, अगले साल मैं इस पर हज करना चाहता हूँ, तो आप उसमें अगले साल हज कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये चीज़ है कि ये पैसे आप निकलवा नहीं सकते। सही है, ये आप अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं कि आपके अकाउंट की क्या पोजीशन है, कितने पैसे आपने जमा करवाए, कितने पैसे इसमें आ चुके हैं, कितना प्रॉफिट आ चुका है और उसकी क्या पोजीशन है, और इसमें ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये पैसा आप निकलवा के कि मैंने घर खरीदना है, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली हज के लिए हम बेसिकली इस पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये आपके हज के लिए होगा, उम्र के लिए भी नहीं होगा, फिलहाल सिर्फ हज के लिए होगा, पहली चीज़। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बेसिकली है कि जब आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आप मिसाल के तौर पर नेक्स्ट अगर आप प्लान को चेंज करते हैं, तो पोस्टपोन करने की जो ऑप्शन है उसमें जो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, अगर तो अकाउंट बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा हो, तो हज के एक्सपेंसेस पूरे होने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपके हज के एक्सपेंसेस बराबर हो गए हैं तो ठीक है, आपको पैसा एक्स्ट्रा पैसे हैं, पैसे आपकी अमानत हैं, और फिर आपकी कंसेंट के साथ ही हम अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपनी मर्जी से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे चाहेंगे कि क्योंकि जब फंड बड़ा हो जाता है तो पैसे आते बुरे नहीं लगते हैं कि जी हमारे अकाउंट को ना मजीद लेकर चला जाए। तो उसमें ये है कि वो ऑप्शन हम बाद में लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हम ना गरीब तबके को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 5 लाख रुपया जैसे कि 40-80,000 की लिमिट है, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और हज करना भी चाहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़बरदस्त इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें इन्वेस्ट वही करेगा जो कि कमेटियाँ डाल के हज के पैसे इकट्ठे करता है, तो सारी बात है, फिर फैसिलिटेट भी उन्हीं की करना है। तो अगर वो इतने साल इंतज़ार कर रहा है हज के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो साहिब इस्तिताअत हो गया। आप ये देखें, जब आए कि एक शख्स के अकाउंट में पैसे मुकम्मल हो जाए तो वो साहिब इस्तिताअत हो गया, हज उस पर फ़र्ज हो गया। सही, ये जो टेक्निकल टर्म है ये समझ लीजिए कि हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है। साहिब इस्तिताअत कौन शख्स है? वो शख्स जिसके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो मक्का ट्रैवल कर सके, वहाँ पर रह सके, खाना खा सके, और अपने बीवी बच्चों को भी पीछे अगर वो रहें या ख़ानदान उसका कोई नान नफ़का लगा कर जाए। सही, इसको कहते हैं साहिब इस्तिताअत।
تو ہمارے یہاں صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے حج کے لیے جانا ہے تو آپ کے پاس گورنمنٹ کے مطابق 4,86,000 روپیہ ہونا چاہیے. صحیح اگر 4,86,000 آپ کے پاس ہے حج کرنے کے لیے تو اس کا مطلب آپ صاحب استطاعت ہیں. صحیح تو جب آپ صاحب استطاعت ہو گئے, گورنمنٹ نے آپ کو 4 سال لگا کے صاحب استطاعت کر دیا, بالکل صحیح. اس کے بعد آپ کے میرے پیسے مجھے واپس دے دیں, تو یہ جو ہے نا ایسا ہوگا نہیں, ابتدائی طور پہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. صحیح. اور کیونکہ حج فرض ہو جائے گا اس شخص کے اوپر, تو وہ فریضہ ہے اس کو ادا کرنا ہوگا, اس کو فریضہ ادا کرنا چاہیے سب سے پہلی صحیح ہے. بات. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی نا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ حج کے دوران نا فلائٹس کی جو پرائسز ہیں ہم، آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, صحیح ہے. نارمل سے کہیں زیادہ نا فلائٹس بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیس پہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو قانون ہے نا, اس میں نے اس پروجیکٹ میں سجیشن میں نے بیسیکلی سجیسٹ کیا گورنمنٹ کو کہ ایٹ لیسٹ حج کا جو معاملہ ہے اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آپ کو پی اے کو ریسٹرکٹ کریں کہ جو ان کے ایکسپینسز ہیں اور جو ان کا نارمل پروفٹ ہے نارمل ڈیز میں, یہ نہیں کہ پی اے یہ پاکٹ فائنینسنگ کرے ہماری, نو نو نو, بالکل نہیں ہم چاہیں گے. ہم وہ بھی قومی ادارہ ہے, لیکن جو جائز پروفٹ ہے وہ چارج کریں, صحیح. اور جو حج کے فلائٹس ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ فلیٹ رکھیں. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے اس میں سب نے سعودی ہی جانا ہے اور ایک ہی فلائٹ میں جانا ہے, اس میں نہ عمر کی کوئی قیادت نہ لینا دینا. تو آپ ان پیسوں کو جن کی جو آپ کے حج کی ٹکٹس ہیں نا اس کا ایک فلیٹ ریٹ رکھیں نارمل پروفٹ کے ساتھ. آپ جب یہ بیسیکلی جس دن یہ امپلیمنٹ ہوگا اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا قانون یہاں سے نکل جائے گا تو پھر آپ کی ایٹ لیسٹ کم از کم 20% جو حج کی کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. کم ہو جائے گی. Yes. اور پھر آپ کو ایک پراپر ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ کو جو ہے مطلب آپ کی جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑے گا, اور پھر ایسا ہے کہ آپ کچھ پیسہ انویسٹ کر دیں گے, وہی پیسہ جو ہے اسی کے جو حلال پروفٹ آ رہا ہوگا وہی ایڈ ہو کے آپ کی اماؤنٹ جو ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ملیشیا میں جو ہوتا ہے, میں ملیشیا کا بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم آلریڈی بنا بنایا موجود ہے. مثال کے طور پر آپ نے اگر کامیابی کی مثالیں دینی ہو تو ماضی سے لی جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ماضی کی کامیاب مثالیں پیش کی ہیں. تو ہمیں بھی ان زیادہ محنت کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ وہ جو ایک رولس بن چکے ہیں, جو کامیابی کے اصول طے ہیں, تو اسی کو فالو کریں. ملیشیا میں بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ آپ اگر جاب کرتے ہیں, آپ کی منتھلی سیلری آتی ہے, آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ میرے اکاؤنٹ میں سے مہینے کتنے پیسے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ کرتے ہیں. یس. ٹھیک ہے, آپ 500 روپے میرا مہینے کا ڈیڈکٹ کرتے ہیں, 1000 روپیہ 2000 روپے میرا ڈیڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اکاؤنٹ سے مہینے کے مہینے وہ پیسے کٹتے جائیں گے آٹومیٹکلی, جس طرح پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل پرائیویٹ ایسے, لمیٹڈ کمپنیز میں پروویڈنٹ میں پروویڈنٹ فنڈ کا ایک جو بالکل ایسے, بالکل ایسے, سیم بالکل بالکل. یہ حج کا بیسیکلی یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے. حج کو دیکھیں, ملیشیا کے اندر اس حج کو اسکول لیول پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اور بچوں کو اسکول لیول پر حج کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ان کو بیسیکلی طواف کرنا سکھایا جاتا ہے, صفا مروہ پہ بھاگنا سکھایا جاتا ہے, نمازوں کے طریقے بتائے جاتے ہیں, کیسے آپ نے بیسیکلی لباس کو پہننا ہے, کیسے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. یہ اس کورس میں شامل ہے, اور جب تک آپ یہ کورس پاس نہیں کرتے آپ کی اپ گریڈیشن نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ. کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اور اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو کچھ اور چیزیں بھی. ایک بہت بڑا سان ہے جو ہماری نوجوان نسل کے لیے آج پیش آیا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک بند ہو گیا ہے. کیا وجوہات ہے یہ بھی جانیں گے. ابھی یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے جو اسٹیڈیم فور مور. ٹک ٹاک بند ہو گیا گائز, ٹک ٹاک بند ہو گیا یار, ٹک ٹاک بند ہو گیا. سب سے آسان کام بند کر دو. ہاں, کام نہیں چل رہا, دکان نہیں چل رہی, بند کر دو. فیکٹری نہیں چل رہی, بند ٹک کر دو. ٹاک بند ہو گیا یار, بڑی بڑی پریشانی. یعنی انلمیٹڈ ڈاؤن لوڈ, انلمیٹڈ ایچ ڈی اسٹریمنگ اور انلمیٹڈ مزہ. وہ نا نوکیا کا سلوگن تھا, نوکیا کنیکٹنگ پیپل. وہ مجھے یاد ہے جب یہ فون وغیرہ بند ہو جاتے تھے, خاص طور پہ مین جو جیسے محرم ہوتا تھا, 14 اگست وغیرہ, یا کوئی بھی اس طرح کا اس تو ختم ہی ہو گئی تھی. کیونکہ ہمارے فوج کی جو ایک ریگولر بچپن سے ہم مطلب دیکھتے آ رہے تھے, ہمارے بڑے بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے. ایک پہچان ہوتی ہے, ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے قوم کی, وہ ختم ہو گئی تھی. حالات ایسے رہے, حالات کی پریشانی. تو
ایک نا ایک پوسٹ بنا تھا رحمان ملک صاحب کی تصویر بنی ہوئی تھی جو وزیر داخلہ تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا رحمان ملک ڈسکنیکٹنگ پیپل. سیم تھیم فالو کی تھی اور جیسے وہ یوں ہاتھ آتا تھا نوکیا کا جو آپ کو یاد ہوگا وہ یوں آ کے پکڑتا تھا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ نوکیا کنیکٹنگ پیپل لکھا ہوا تو وہ نا بیچ میں وہ یوں ہاتھ آ رہا ہوتا ہے بیچ میں نا رحمان ملک صاحب آ جاتے ہیں نیچے لکھا آتا ہے اسی ٹیم میں کہ رحمان ملک ڈسکنیکٹنگ پیپل. تو وہ والا حساب ایک دفعہ پھر شاید ہمیں نظر آ رہا ہے یا کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے یہ ہم آپ سے آپ پوچھتے جائیں آپ کو ڈیزل اتنے گرم ہو گئے ہیں. نہیں ڈیزل میں گرم ہو گیا آدھر میں اتنے پروگرام کر کے نا میں سے جاتا ہوں نا تو وہ سر یہ ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے میں کہ یار آپ نے سے پوچھ لینا اندر سمندر بھرا ہوا کوئی ایشو نہیں آپ پوچھتے جائیں آپ کو آپ اس تمام سوال کے جواب دیں گے پہلے ڈسکس کریں اس لیے آپ چلیں جی اتنا اصل میں اتنا لکھا ہے بولنے کا کبھی اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اوپر سے کا کبھی 6-7 مہینے ہوئے اب بول کے بلکہ مجھے گھنٹے کا پروگرام یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے مزید کچھ باتیں بھی اور کرنی چاہیے تھی ایسے ہی پوزیشن آ جاتی بات ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ ابھی انٹروڈکشن میں نہیں رہ گیا یار یہ چیز تو رہے گی ابھی جب شو ختم کریں گے نا تو اس کے بعد آ جائے گا ارے یار یہ تو رہ گیا چلے نیکسٹ ٹائم. میں آلسو آکسفورڈ گریجویٹ ماشاء اللہ فائنینس میں اب دیکھیں نا یہی کہہ رہا ہوں نا اب دیکھ وہ پھر وہی بات ہے کہ جتنا بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا یہ ایگزامپل ہے چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی نا بیسکلی وہ ہے. میں نا ایک اور چیز پہ آج کل بڑا میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو بھی مناسب لگے میں نا آج کل ایک اور چیز پہ کام کر رہا ہوں فرقہ واریت جو ہے نا چیلنج کا. مجھے پتا ہے کہ بڑا لوگوں کو اس کی تکلیف ہوگی بڑے اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں جو انفلوئنسر ہیں مولانا ٹھیک ہے بٹ دا پوائنٹ از کہ میں نا اصل میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہوا کہ مجھے اس رمضان میں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انویٹیشن آئی اور میں نے قرآن پاک کا نا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کیا. اس میں نے نا جہاں بھی دیکھا مطلب مجھے ایک چیز جو بہت زیادہ کلک ہوئی نا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے ایک تو مجھے نا ہر چیز سمجھ میں آ گئی کہ کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے ٹھیک ہے. اور دوسری جو ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی نا اللہ تعالیٰ نے کہا فرقہ کوئی جو فرقے میں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ایک چیز فلسفہ استغفار سمجھ میں آیا. اب نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ استغفار. مجھے چیز سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو ہم تمہیں باغ دیں گے نہریں دیں گے نعمتیں دیں گے اولاد دیں گے ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ فلسفہ استغفار. اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ میں سے تھے. استغفار کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے غلطی کی سب سے بیسٹ دعا ہے استغفار ایگزیکٹلی سب سے بیسٹ ٹھیک ہے. اور اس میں مجھے نا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی چیز بکاس سنت اللہ زمین ملاقات کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تعمیرے کو فرقہ واریت میں نہ پڑھو یہ تو ہم نے بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھی. اس کے بعد سورہ الاعراف میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ نہ فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فرقہ واریت میں پڑھتے ہیں تم ان کو ان کے حال کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ان کو روز حشر جو ہے وہ دکھائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ مجھے نا بڑے میں مجالس میں بھی جاتا ہوں. علی بھائی دی گریٹ یہ ہمارے بز ایف ایم کے جو ہیں وہ GM پروگرامس ہیں ماشاء اللہ. علی مرزا صاحب بھائی عمران بھائی کیسے ہیں ہم لائے میں ہمارے لسنرس کو آپ ذرا ہیلو ہے بول رہے ہیں یقیناً آپ کے بھی بڑے چاہنے والے دیکھتے ہوں. میرا ہاتھ ہی کا اور سر سن سیٹ زبردست پھر آپ سنائیں. اچھا تو اس پہ نا مجھے جو چیز سمجھ میں آئی نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگ کریں گے. اب مجھے نا میں مدارس میں بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے میں سروسے میں بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ بھی تو وہاں جو ہے نا اثر کے وقت اکثر ہمارے ادھر مسجد میں آئی ہوتی ہے میں ان کے ساتھ بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے. میں مدارس میں بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے مطلب میں نے مجھے نا جو چیز سمجھ میں آتی ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے جو چیز ڈائجسٹ ہوگی میں اس کا جواب تو کرنے لگتا ہوں ٹھیک ہے. اینڈ دین اگین کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں نا مجھے ایک چیز اور بھی مطلب نا یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ کرنا چاہوں گا تو
बड़ा भूल मतलब जो है ना वो उससे मुझे मिला मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि चौथी से पाँचवीं कोई चीज़ नहीं है जिसका इंसान बहाना दे, ठीक है, औलाद का, इज्जत का, रिस्क का, ठीक है, और मौत का। तो मुझे मुआशरे में लगे कि मैं कम ठीक है, मैं मेरी औलाद के हाथों मजबूर हो गया था, मेरी इज्जत का मसला बन गया था, या मुझे रिस्क कमाना था तो पाँचवा वो नहीं। और ये चारों वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वादा किया कि नहीं, जैसे चाहे औलाद दें, मर्द दें, मादा दें। बिल्कुल आपसे मैं आपको यहाँ पे ये आप आज बात कर रहे हैं। आई वाज इन एफएससी, मेरा एक दोस्त अहले तशरीह है, उसने मुझे नहीं बताया कि वो अहले तशरीह है, आपको बता दूँ। होने में चलें और उसके बाद चलो उसके बाद करते हैं। मैं ये आपसे ज़रूर सुनना नेक्स्ट चाहूँगा। वीक ये बड़ी सुनने वाली चीज़ है, Yes. क्योंकि मैंने लिखी भी है ये मैंने इसमें कॉलम भी लिखा है, ये भी सुनने वाली चीज़ है, इसके बाद प्लीज़ करते हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर। Alright, once again welcome, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मियां इमरान साहब और हम इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है जो कि हमने आपसे जाना, जो कि नो डाउट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है आपकी लाइफ का भी, आवाम के लिए भी, पाकिस्तान के आवाम की तरफ से आपको शुक्रिया भी हम कह रहे हैं कि आपने जो हज के हवाले से जो पॉलिसी जो है सजेस्ट की और वो अब जो है मरतब होने जा रही है, जिसमें हम बहुत जल्द जो है वो पॉजिटिव जो है वो चीज़ें अचीवमेंट देखेंगे और आवाम के लिए बड़ा फ़ायदा हो। दूसरा एक और बड़ा मसला है क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। फिर अगर हम अभी कोविड का जो लॉकडाउन वाला टाइम देखें, उसमें एक चीज़ जो है वो हमारे गवर्नर पंजाब साहब ने भी जो है वो जो टिकटॉकर्स जो थे उनको बुला के और कहा था, क्योंकि ये समझा गया था कि यकीनन वो टिकटॉक जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और लोग उसको जो है वो, तो हम उसको अवेयरनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इमरान भाई, टिकटॉक बंद हो गया यार। मेरे ख्याल से पहले तो इज्तिमाई अफसोस कर लें टिकटॉक बंद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो गुर्बत मसला है, ना ही बेरोज़गारी मसला है, ना फूड मसला है कि टिकटॉक बंद हो गया। जैसे माजी में मसला था कि पबजी बंद हो गया था, PUBG मुझे महसूस हुआ था कि शायद पाकिस्तान रुक गया है, गवर्नमेंट कोलैप्स करने लगी है और इकॉनमी गिरने लगी है और शायद पाकिस्तान पर एटम बम चल गया। शायद अब अल्लाह माफ़ करे विद वेरी एक्सक्यूज ऐसा फील कराया जा रहा था, मतलब क्योंकि ज़्यादा यूथ ही जो है वो सोशल मीडिया पे, तो वो जब आप सोशल मीडिया एक्सेस करते थे तो ऐसा लगता था कि हमारी फौज जो है उससे किसी ने हथियार छीन लिए। अच्छा बेसिकली पबजी हाँ बैन हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि देखिए मुआशरे के कोई मसाइल होते हैं, लेकिन हमें ये भी तय करना चाहिए कि हमारे असल मसाइल क्या हैं। देखिए पबजी बेसिकली टिकटॉक बंद हो गया, गवर्नमेंट ने क्यों बंद किया, गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या सोच है, अवामी रद्दअमल क्या है। मैं कहता हूँ पहले इस पर बात कर रहे हैं और बाद में इस पर बात करते हैं कि ये वाकई क्या मसला है भी कि नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि टिकटॉक जो है वो बेहयाई फैला रही है और यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जी चाहता है वीडियो बनाता है, डांस करता है, बेहयाई मुआशरे में फैलाई जा रही है और इसमें अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी हैं, बुरी फैमिलीज़ के लोग भी हैं और दिन ब दिन जो टिकटॉक के जो लोग हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री पर छाते जा रहे हैं। सही है। आप देखिए एक वक्त होता था कि आपको पीटीवी में घुसने के लिए और कैमरे के सामने आने के लिए न जाने क्या क्या कुछ करना पापड़ पड़ता था। मिलने पड़ते थे। क्या पापड़ बेलने पड़ गए थे। और आज ये वक्त है कि जो मोबाइल आप सामने रखते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, पेश करते हैं और दुनिया में आप हिट हो जाते हैं। 10 मिलियन 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं आपके, जिसको घर वाले नहीं जानते उसको पूरी दुनिया जान रही है और उसका उसमें 1 रुपया भी नहीं लगा। सही है। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक को बंद किया है, उनका जो परसेप्शन है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब है। सही है। देखिए अगर एक चीज़ बुरी है तो एक चीज़ अच्छी भी है। ठीक है। अब बिल्कुल देखिए सही। टिकटॉक के ऊपर अगर लोग गाने बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि गाने गाना, डांस करना ये हमारी सकाफत का हिस्सा है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं। हम लोग मेले ठेले, गाना बजाना, मेहंदियाँ, ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। इस माजूर के साथ आपकी बात करामी हो रही है। इमरान भाई, सबसे एक अहम चीज़ आपके आजकल के जो ड्रामे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, जो ड्रामाज चल रहे हैं, क्या आपको वो देखने का कोई इत्तेफाक हुआ, कोई भी एक ड्रामा? हाँ जी, क्लिप्स वगैरह तो यकीनन हाँ जी, आपको हाँ जी, सोशल बिल्कुल मीडिया सामने आ जाते हैं। बल्कि डिनर के टाइम अक्सर कोई ना कोई टीवी चल रहा हो तो चैनल चेंज करो, सामने आ ही जाता है। एग्जैक्टली। और फिर दूसरा ये भी होता है कि हमारे घर की खवातीन के पास भी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वही है और वो टाइम भी ऐसा होता है कि वो देखते हैं। अब उसमें जो बेहयाई है, मेरे ख्याल में इतनी बेहयाई तो टिकटॉक पे भी नहीं है, ठीक है।
जिस तरह से उसमें आपको बताया जा रहा है कि एक लड़की को दिखाया जा रहा है कि आप क्या क्या आपने जो है वो मतलब नाउज़ुबिल्लाह गुल खिलाने हैं, ठीक है, तो आप जो है वो आपको एक जो है वो जो क्रिस्मेटिक लाइफ दिखाई जा रही है वो मिल सकती है, फिर आप जो है वो मतलब मिसलीड किया जा रहा है। क्या वो बंद करने की जरूरत नहीं थी, टिकटॉक बंद करना ज्यादा जरूरी था, क्या समझते हैं? अच्छा, मैं पहले हमें ना मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं आप यकीन माने मेरा सोशल मीडिया जाकर देखिए, मैंने तो बड़ा उसमें वो किया है कि अच्छा हुआ ये बंद हो गया, बट देन अगेन एक मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट और लोग जो है वो हर तरह के लोग हमें सुनने हैं, तो मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं हर तरह के लोगों की बात जो है वो नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें ना इसको मुआशरती लेवल पर देखना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि मुआशरे के लिहाज से ये ठीक है या नहीं ठीक है। सही है। देखिए, यहाँ पर एक आदमी की सोच का मामला नहीं है, यहाँ पे 22 करोड़ आवाम की सोच का मामला है, ठीक है। हर शख्स के राइट्स हैं यहाँ पे, हर शख्स यहाँ पर बराबर इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, आप ये पहले ये बता दीजिए कि मैं गवर्नमेंट से ये बेसिकली पूछना चाहूँगा कि ये किसने तय किया है कि टिकटॉक पर जो चल रहा है वो बेहयाई है? सही है, सबसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि आपके नज़र में बेहयाई क्या है। ठीक है, बेहयाई का मेयार हिंदुस्तान में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। इवन कि पाकिस्तान के सूबों के लिहाज से भी बेहयाई का जो मेयार है वो बदल जाता है। आपको पता है कि सिंध के अंदर चूँकि मीडिया इंडस्ट्री और शोबिज़ ज़्यादा है, वहाँ पर ज़रा बेहयाई का मेयार कुछ और है। पंजाब के अंदर बेहयाई का मेयार कुछ और है। KPK में चले जाएंगे तो बेहयाई का मेयार और भी नीचे चला जाता है, और अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएंगे तो फिर तो आप समझ लें कि बेहयाई का नाम भी नहीं आप ले दुपट्टा सकते। उतारना भी जो है वो ना, अब आपने ये तय करना है कि बेहयाई है क्या। जी, अगर आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने बैठ के ये डिसाइड कर दिया कि ये बेहयाई है, तो सबसे पहले तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आकर पब्लिक को ये बताया जाए कि ये चीज़ें बेहयाई हैं, सही है, ताकि आम आदमी को पता चल सके यार अच्छा हमारे मुल्क में बेहयाई का ये मेयार है। आपको पता है हिंदुस्तान में नंगे पेट के साथ लड़कियां घूमती हैं, तो इट्स ए नॉर्मल रूटीन, साड़ी पहनना इज नॉर्मल रूटीन, इट्स ए कल्चर, इट्स ए कल्चर। आप पाकिस्तान है जो हमारा मुल्क है, देखिए पूरी दुनिया जो है वो मुआशरों को अपनी सकाफत के लिहाज से देखती है। हमें अपने सकाफत को देखना पड़ेगा, हमें अपने कल्चर को देखना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे लोग उसको आप समझते हैं कि थोड़ा सा अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस पर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। सही है, मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि आप एक डिफाइन करें, सबसे पहले गवर्नमेंट ने तो आज तक ये डिफाइन ही नहीं किया कि क्या है सही है और क्या गलत है। आप एक डिफाइन कर दें कि ये सही है और ये गलत है। अब इससे बाहर जो जाएगा उसको हम पनिश करेंगे। इसी तरह अगर कोई जाता है तो उसको बुलाकर एक दो दफ़ा जेल के जरा हवा खिलाई जाए, फाइन किया जाए, जुर्माना किया जाए। आजकल की यंग जनरेशन ये ना, वो इतने में ही आपका काम हो जाएगा और लोग अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, लिमिट कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि इस टिकटॉक से पैसा कितना जनरेट हो रहा है, इस टिकटॉक से कितने लोगों का रोजगार जुड़ गया है। एग्जैक्टली। मैं एक यहाँ आप पे उन लोगों को बेरोजगार करना चाहते एक हैं। टिकटॉकर का नाम लेना चाहूँगा, बेचारा खेतों में काम करता था, आई गेस पल्लू करके उसका जो है नेक है जिसके उससे वो आता है, और वो बंदा जो है खेतों में काम किया करता था और खेतों में ही जो है वो सारी ज़िंदगी, और वो अपने भी खेत नहीं थे उसके, किसी के खेतों में काम किया करता था, एंड नाउ उसका लाइफस्टाइल टोटल इसी टिकटॉक ने चेंज कर दिया, एंड ही इज अर्निंग लाइक 2-3 लाख रुपया महीना मिल रहा है, और ही इज लिविंग इन दुबई एंड ऑल दैट, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज भी की इसने। अब देखिए बहुत से, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको मैं तो इस चीज़ में हक में नहीं हूँ, लेकिन आप मिसाल के तौर पर इसको आप मजहबी पहलू से भी ले लें, जी। तो टिकटॉक के ऊपर ऐसे ऐसे बयानात सुनने को मिलते हैं, शॉर्ट क्लिप सुनने को मिलते हैं कि सुन के रूह ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल सही। यूँ महसूस होता है कि और इतनी अच्छी बातें, इतने पॉजिटिव मैसेज हैं हज़रत अली के जो अक़वाल हैं, इसके अलावा जो हमारे जो फिलोसफर्स गुजर चुके हैं उनकी जो बातें हैं, इशफाक साहब हैं, मुफ्ती साहब, इनकी जो बातें हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, और हमारे जितने भी उलमाए दीन हैं, हर फिक्के के जो लोग हैं, उनके जो उलमा हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें भी इसी टिकटॉक के ऊपर की जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। मैं यहाँ पे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करना चाहूँगा बीच में, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद लौट कर आएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आप वो बात बता रहे थे शिया दोस्त। शिया, हाँ, अच्छा, उसका नाम है मेहदी, इज माय फ्रेंड, मेरी फ्रेंड इसमें भी है। तो ना उसने मेरे 5-6 साल हमारी दोस्ती को हो गए, तो मुझे एक दोस्त ने बताया, इसका नाम अली था, तो उसने मुझे कहा कि मेहदी ना शिया है। तो बड़ी बात है, तो मैं उस दौर में भी ऐसी सोचता था, ये तो बड़ी बात है। मैंने कहा कि मुझे मिला मैं कि मेहदी है तो शिया है। अच्छा, अब देखिए मेरी लाइफ में की हालत देखें कि उसका नाम मेहदी है, मैंने हम उसके नाम से भी जज नहीं किया, इतना नहीं पता था कि तो अच्छा वो घबरा गया कि
तुझे किसने बताया? मुझे अली ने बताया। मैं तो तुम्हें क्यों नहीं बताया? कहता यार तेरी भी गलती खत्म हो गई। मैंने तो वो क्यों? कहता यार मैं शिया भी हूँ। यकीन करें मैं आपको आज एक बैठा जो महसूस कर रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा शिद्दत से मैंने उस वक्त अपने आप को बेहोश महसूस किया। मैंने सोचा मैं कि मेहदी तू अहले तशी है क्योंकि तेरे माँ बाप अहले तशी हैं। मैं अहले सुन्नत हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप अहले सुन्नत हैं। क्योंकि तेरे अहले तशी होने में तेरा क्या किरदार? ना तेरा किरदार और मेरे अहले सुन्नत होने में मेरा कोई किरदार नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि तू एक रैशनल अप्रोच के साथ, एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर, और मैं भी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करता हूँ, तो अहले तशी नहीं रहेगा, मैं अहले सुन्नत नहीं रहूँगा। एग्जैक्टली ये तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैंने उससे कहा कि यार तू अगर ये सोच रहा है ना कि तू अहले तशी है तो तेरे लिए मसला, मैंने कहा यार तेरे पास सर्टिफिकेशन क्या है? अगर हाँ तू रिसर्च करके तू अगर निकला है ना, मैं तो तुम्हारी रिसर्च शुरू कर, तू अहले तशी नहीं रहेगा और मैं रिसर्च करता हूँ, मैं अहले सुन्नत नहीं रहूँगा। मैंने कहा हमारी हिस्ट्री इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैंने कहा खुदा का वास्ता लो, मैंने कहा मेरे साथ इस तरह की बात नहीं करनी है। आप देखें ना न्यूट्रल हुए ना अपना जैसे नाम निकल गया अपनी ड्राइविंग वाले जो हमारे बड़े आदत हैं तारिक जमीर साहब तारिक जमीर साहब ने जब बात किया, वो पूरी की पूरी उनका फतवा आना शुरू हो गया। पूरी की पूरी कम्युनिटी ने उनको डिसऑन कर दिया। ये चीज़ है ना, द रीज़न है कि एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है कि एक तो हमें चाहिए, हम हैं यूट्यूब वाले, किताबों वाले, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ असल में ना एक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इस्लामिक क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से ना ये पाकिस्तान के जितने बड़े बैंक्स हैं ना उनके वाइस प्रेसिडेंट का मुझसे मुलाकात में रहता है। कल आज वो नहीं सॉरी कल मैं एक बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के पास बैठा हुआ तो सॉरी बात हम आप कह रहे थे, मुझे वहाँ से बात क्या करते हैं क्या कहते हैं अपना ये ऑनर चलें अभी हम ये कहते हैं चले, अगर आप होने जानते होने चलिए ऑनर वो वाली कर लेते हैं ना, फिर हम ये हाँ इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब तुमने बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाद में करें। हाँ मैं आपसे करता हूँ। Alright guys, once again welcome, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, ट्यून करने के लिए। बस एफएम को हमारे साथ मेहमान साहब मौजूद हैं और अब वक्त जो है वो दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल ही कम हो गई है, लेकिन आपकी मौजूदगी का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात पूछने वाला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गई है, अगर हम सब ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक तरह की चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमें उसी तरह की चीज़ें ही जो है वो सजेस्ट कर रही होती है ऐप, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो। इवन के जो फेसबुक भी जो है उस पर भी जो वीडियोस आप देख रहे हो वही कैटेगरी आपको जो है वो दिखाई जा रही होती है। सो अब जिन लोगों ने भी ये इसको हाईलाइट किया कि इसमें फहाशी है, दैट मीन्स कि वो एक्सेसिव फहाशी को कर रहे हैं या उस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं विद वेरी इशूज। बिल्कुल यस, इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरी राय कोई नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि क्या वो जिस चीज़ को आपने हाईलाइट किया कि फहाशी है, क्या वो पाकिस्तान की जो वीडियोस थे या किसी ऐसे मुल्क की वीडियोस थी कि जहाँ पर जो है ये कल्चर है उनका, ये रूटीन का कल्चर है, जो आपने अभी बात की कि फहाशी का जो मतलब है इंडिया में हो रहा है। एक हम अगर अपनी आप इंडिया की बात छोड़ दें, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे चारों सूबों में सूबों में डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर शहरों के सूबों के अंदर ही हम शहरों में चले जाएं तो शहरों में भी आप मुजफ्फराबाद में चले जाएं, वहाँ पर जो आपका टॉलरेंस लेवल है वो कम है, शहरों में टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो चीज़ें हैं अब क्या हाईलाइट, तो देन अगेन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या वो लोग भी जिम्मेदार नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जो चीज़ें देखता हूँ, मुझे जब भी मैं इन मतलब इन ऐप्स को एक्सेस करता हूँ, मुझे उसी कैटेगरी की चीज़ें जो है वो आ रही होती है। देखिए आपने बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि जो इंसान देखता है और उस तरह की चीज़ें उसके सामने आती हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इंसान की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो देखना क्या चाहता है। ठीक है, आप टिकटॉक को जितना भी बुरा कहें, लेकिन इसमें उतनी बुराई जिसको हम बैन करते रहे हैं। मैं सॉरी आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा, टिकटॉक से हम इस बात को एक्सप्लेन कर रहे थे, सोशल मीडिया सारा आप सोशल मीडिया देख लें, आप यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, आप जितनी भी हमारी जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं देख लें, उनके ऊपर आपकी सोच के मुताबिक चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इंसान को आज़ादी होनी चाहिए कि इंसान क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है और क्या बोलना चाहता है। पाकिस्तान का आर्टिकल 19
بالکल आर्टिकल 19 लगता है ना आपके ऊपर, या वो खत्म कर देना, आप आइन से उस आर्टिकल को खत्म कर दें। आपके जी ऐसा नहीं हो सकता, आपने वो देखना जो हम दिखाएंगे, आपने वो सुनना जो हम अब सुनेंगे। आपने वो बोलना जो हम और आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पाबंदी लगा देंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप सोशल मीडिया साइट पर पाबंदी भी लगा देते हैं, आपको याद है कि 2012-13 में जब यूट्यूब को बंद किया गया था, तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब बंद हो गई थी? आपकी प्रॉक्सी बनती है, प्रॉक्सी के अंदर आप एड्रेस डालें, यूट्यूब खोलें, एंजॉय करें। मेरा फेसबुक पेज है, उस पर जाके देखिए मैंने कितने बजे वो जो है ये पोस्ट किए टिकटॉक का, और इसको कितनी देर के बाद जो है वहाँ पे मैसेजेस आ गए कि जी प्रॉक्सी पे तो चल रहा है, प्रॉक्सी लगा तो आप देखिए ना, ये व्हाट इज दिस, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे जब लॉकडाउन किया था ना, तो लॉकडाउन के साथ सामने बैरियर लगा होता था और साइड में जगह खाली होती थी। तो ये कौन सा लॉकडाउन हुआ कि आपकी गाड़ी सामने बैरियर को नहीं टकरा सकती, आप मोड़ के साइड से ले जाए? इसका मतलब ये रास्ते तो खुले हुए हैं आपके। तो ये जो लगाना है ये बेसिकली हसल बसल क्रिएट करने के मुतरादिफ है। या तो आप मुकम्मल तौर पर उस पर उसको बैन करें ना, तो मैं समझता हूँ बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर हमने जो यूट्यूब 2012-13 में बंद की थी, उसकी वजह से वो 4 साल बंद रही, और 4 साल जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है वो यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सका, नए लोग यूट्यूब पर नहीं आ सके। आज पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो देखें सिर्फ 3 से 4 साल में बने हैं। अगर वो 4 साल जो कि आपने हमारे छीन लिए, अगर आप वो भी उसमें शामिल कर देते, तो आप ये बताइए कि कितने मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ सकते थे और कितने लोगों को रोजगार मिल सकता था। चीज़ों को बंद कर देना सबसे आसान है, ताल्लुक को ख़त्म कर देना, दुकान बंद कर देना, जला देना, ये तो सबसे आसान काम है। मुश्किल काम ये है कि इसका बीच का रास्ता निकाला जाए, सोल्यूशन दिया जाए कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप तो बेसिकली सांप भी मार रहे हैं, लाठी भी तोड़ रहे हैं, ऐसे तो ये इकोनॉमी नहीं चल सकती आपकी। आपको पता है कि हमारे जो जिस तरह से कोरोना के बाद के मुल्क में हालात और जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी के जो मामला हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं, लोगों के पास एक ही उम्मीद बची है डॉलर कमाने की, वो यूट्यूब और सोशल मीडिया है। और आप इसी सोशल मीडिया को अगर बैन करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ आज़ादी राय पर कदम नहीं लगाने जा रहे, आप आम आदमी का रोजी रोटी भी छीनने जा रहे हैं। ये जो लोग बेरोजगार होंगे इस सारे तरीकेकार से, उसको क्या गवर्नमेंट कोई रिप्लेसमेंट दी है उन्होंने कि आप जो बेरोजगार हो रहे हैं हम हमारे पास आ जाए, हम आपको नौकरियां भी देंगे, आपको कारोबार करवा के देंगे? हम पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं अच्छा जी अब क्या होगा। जैसे नई गवर्नमेंट आई तहरीक इंसाफ की, तो आते ही घर तोड़ दिए, जी ये भी कब्जा घर है, ये भी कब्जा घर है। बाद में पता चला कि उसमें तो ये 3 मस्कीन लोग रहते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई हैं, लीगल तौर पे रह रहे हैं। अब जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रजिस्ट्री इनको जाली करके दी है, जिसने पैसे खाए हैं और अननोन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ज़मीन तो उसको बनाकर दे दी है, असल जिम्मेदार तो वो लोग थे। तो बाद में गवर्नमेंट ने कहा अच्छा हमसे तो गलती हो गई। इनके पहले आप एक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये पता नहीं हमसे गलती हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो पछतावे हैं वो बार बार आजमाए नहीं जा सकते। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि टिकटॉक तो बंद नहीं रह सकती, बेसिकली पीटीए ने बंद कर दिया है कि कल देखिएगा हिट हो जाएगी, चैलेंज हो जाएगा। हाँ चैलेंज हो जाएगा, कोर्ट में कोर्ट स्टे दे देगी इसके ऊपर, क्योंकि बुनियादी सारी जैसे वो अभी एक जो कमर्शियल है उसके बारे में कहा गया था, अभी पिछले दिनों आपने इंटरनेट सुना होगा कि वो महवेश हयात का जो कमर्शियल था उसको बंद कर दिया गया, फिर जो है वो सिंध की अदालतों में जो है मेरे ख्याल में उसको इजाज़त दी गई, उसमें इजाज़त दी है। और वो जो कमर्शियल है वो अभी भी चल रहा है। अभी मैं कल भी उस कमर्शियल को देखा, उसको मैंने आज भी देखा है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला जिस तरह से गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट इसमें हासिल क्या करना चाहती है? असल में ना हमारी जो एंड प्रोडक्ट है, हमारा ऑब्जेक्टिव वही क्लियर नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये हासिल करना चाहती है कि जी मुल्क में फांसी खत्म हो जाए, तो खुदा का वास्ता लें, फिर सब वो काम करें जिससे मुल्क में फांसी खत्म होती है। ग्रास रूट लेवल से आप ग्रास रूट लेवल से शुरू करें ना, फिर आप ऐसा करेंगे ड्रामाज बंद करें। आपको जो है ये जो इंग्लिश मीडियम के नाम पे जो स्कूल्स के सिलेबस हैं, सबसे पहले तो आपको मेरे ख्याल में उसको वहाँ से शुरू करें। फिर आप ये देखें कि आपके जो ड्रामाज चल रहे हैं उनमें क्या दिखाया जा रहा है, आपको क्या समझाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। सबसे मेन चीज आप फिर उन सबको करें। ये क्या आपने पता नहीं इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है। इमरान भाई, मेरी अपनी अम्मी से कई दफ़ा जो है ना इन ड्रामों को लेके बहस हो जाती है कि ये क्या देखते रहते हैं। हाँ मुजम्मिल साहब, ये इतनी नेगेटिविटी, इतनी आप ऐड देखें। हमारे यहाँ फैमिली बैठी अगर टीवी प्रोग्राम देख रही है, तो अचानक एक ऐसा ऐड सामने आता है जो सिर्फ ख़वातीन से मुतल्लिक है, और उसको मर्द हज़रात भी बैठे हैं, बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बाप बैठे हैं, चाचा मामा ताया सब बैठे हैं, और उसके सामने वो ऐड चल रहा है और खुला चल रहा है। आप देखिए देखने वाला ऐड है,
गवर्नमेंट को क्या इसमें पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? इसमें तो शायद इनके इंटरेस्ट है, सही। इनको क्यों बंद नहीं करते? क्या ये गवर्नमेंट में बैठे हुए इसलिए बंद नहीं करते? बिल्कुल 2-3 मिनट हमारे पास रह गए। एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बात जो है वो आला ऐवानों तक पहुँचती है, इसलिए मैं चाहूँगा आपसे इसके बारे में भी कुछ राय लेना। अभी जो है पिछले 2 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, और दैट वाज कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 1200 नए बच्चे जो कि जिनकी एज 13 साल से कम है, वो सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस पर जो है गवर्नमेंट को क्या कानून साजी नहीं करनी चाहिए, उस पर क्या मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि आप उस पर भी ज़रा फोकस कीजिएगा, कुछ लिखिएगा, कुछ बात कीजिएगा। ये चीज़ जो है, जो चीज़ें बैन करने वाली हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन पे अभी तक तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया जो कि अवेयरनेस एक हद तक पहुंचा रहा है, अभी आप भी यही बात कर रहे थे, एंड देन इसकी स्पेसिफिकली अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक की इंपॉर्टेंस जो है हमने पहले भी डिस्कस किया कि गवर्नर साहब ने भी जो है इसको अंडरस्टैंड करते हुए सारे टिकटॉकर्स को बुलाया था गवर्नर हाउस में, गवर्नर पंजाब में, और उन्होंने उनसे कहा था कि आप अवेयरनेस बनाने में हमारी मदद करें। सो दैट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। सो क्या ये वही पॉलिसी हैं जो पहले हुकूमतें करती आई हैं कि बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो? देखिए, ये मोबाइल असल के में ना, सिग्नल असल बंद में कर दो। हमारे ब्यूरोक्रेसी में एक प्रॉब्लम है। हमारी ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है कि वो काम नहीं करना चाहते। वो उनके पास आप चले जाएं, मुझे एक इंतहाई आला ब्यूरोक्रेट ने 20वें ग्रेड के ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया, ये तकरीबन में 10-12 दिन पहले। तो मैंने उनसे कहा कि रिफॉर्म्स के हवाले से मैं उनसे गपशप कर रहा था, तो उनका रिफॉर्म्स के हवाले से बेसिकली जो उनके अल्फाज थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अल्फाज उनके बड़े मुझे चुभे, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर इस लेवल पे बंदा बैठा ये सोचते तो आम आदमी क्या सोचता होगा। उन्होंने कहा कि ना तो रिफॉर्म्स हुई हैं और ना ही रिफॉर्म्स होनी है। दैट्स इट। अब आप सोच लें आगे क्या होने वाला है। हाँ, बहुत सारी बातें और भी करनी थी, बट टाइम फिर भी बात जो हम पहले कह रहे थे कि जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो इमरान भाई ये बात भी नहीं रही थी या ये भी नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इमरान साहब एक दफ़ा फिर इनके बारे में बता दीजिए। और मुझे अभी इन्होंने बताया कि ही इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, माशाल्लाह। He is chartered accountant, he is blogger, he is analyst, he is बहुत सारा, और फिर अपनी chartered accountancy firm भी है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। एंड देन सबसे बड़े एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने जो गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, that was a big achievement। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच, आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब आप चाहेंगे अभी अपने तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से इजाज़त। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए हमें देख भी रहे थे, और बज़ एफ़एम की नेटवर्क पे हमें सुन भी रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल दोबारा आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ, हमारे नए गेस्ट होंगे, उनके साथ आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपकी तशरीफ़ आते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। एक ऐसा करें कि हमारी हाजिरी की एक पिक्चर हो जाए। यस, बहुत ज़रूरी है। चलो, क्या नाम है, खुद ही हम ले लेते हैं। हाँ कैमरा तो लगा हुआ है, बस ये उठा दें, ये याद नहीं है।